बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल, वहाँ पे लॉन्ग मार्च चल रहा है। अख्तर मेंगल साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। कुछ रुकावटें आई थी रास्ते में जिनको दूर कर दिया गया है। हुकूमत नहीं चाहती कि लॉन्ग मार्च क्वेटा तक पहुँचे और लॉन्ग मार्च का मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर भी कोशिश की जा रही है इसको डिस्कस ना किया जाए। और जहाँ पे ये लॉन्ग मार्च जा रहा है वहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज ये सब बंद की गई हैं ताकि मनाजिर लोगों तक ना पहुँचें रियल टाइम में। ये हुकूमत की एक भोंडी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, यानी जहाँ दहशतगर्दी होनी है वहाँ इंटरनेट चल रहा होता है, लेकिन जहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी है जो दहशतगर्दी का तोड़ होती है, लोग पॉलिटिकल तरीके से सामने आते हैं रियासत के, तो वहाँ पे वो इंटरनेट बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से विजुअल्स ना आए, इन्फॉर्मेशन ना आए, कोई मार कुटाई हो रही है तो वो नज़र ना आए। कुछ रुकावटें दूर करने के बाद वड से निकलने वाला ये जो लॉन्ग मार्च है ये खुशदार तक पहुँचा और अब खुशदार से आगे बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च के अंदर नौजवान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे भी नज़र आ रहे हैं और ये अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में क्वेटा की जानिब जा रहा है। अभी जो इत्तला मिली है वो ये है कि मस्तूंग के करीब कुछ कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं कुछ और एरियाज़ में भी, और कोशिश की जा रही है कि इस लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ने से रोका जाए। अब लॉन्ग मार्च को क्वेटा में दाखिल होने देना ये हुकूमत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि क्वेटा को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन पहले भी वहाँ पे धमाका हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में बड़ी खौफनाक है। अख्तर मेंगल साहब के इर्द गिर्द उनकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, उनके अपने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लॉन्ग मार्च के शुरका है उनके लिए ख़तरा है और ये बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके साथ लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च क्वेटा में दाखिल हो जाएगा तो फिर ये अपने मुतालबात मनवाएगा। तो क्या ये लॉन्ग मार्च जिसकी क़यादत अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, और जब ये क्वेटा पहुंच गया अगर कामयाबी के साथ तो बहुत सारे और लोग इनको ज्वाइन कर लेंगे। क्वेटा में एक बहुत बड़ी ताकत है जो आवाम की, वो भी इनको ज्वाइन कर सकती है। सहाफ़ी इनको कवरेज भी दे सकते हैं। तो इनके जो बड़े मुतालबात हैं वो तो ये है कि ख़वातीन को रहा किया जाए। ख़ास तौर पे मारंग बलोच के हवाले से ये कह रहे हैं कि मारंग बलोच साहिबा को रिहा किया जाए, ख़वातीन को बाहर निकाला जाए, जो जुल्म और ज़्यादती ख़वातीन के साथ हो रही है वो बलूचिस्तान में बंद की जाए। बलूचिस्तान में पहली मरतबा ख़वातीन को उठाया गया है, यानी इससे पहले ये वाक़यात होते रहते थे, लेकिन जिस पैमाने पे अब ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, चाहे कराची में चाहे क्वेटा में, वो हमने इससे पहले नहीं देखा था। हाँ, मर्दों को गिरफ़्तार किया जाता था, उनको हिरासत में लिया जाता था, लेकिन ये कहने वाला बिलावल कि कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप कि आप औरतों से लड़ते हो, हिम्मत है तो मर्दों से लड़ो, ये बात बिलावल ने की थी। और फिर हमने देखा कि बिलावल की दोनों हुकूमतें, सिंध की और बलूचिस्तान की, वो औरतों से लड़ पड़ी और उन्होंने औरतों को गिरफ्तार किया और उनको हिरासा किया। मारंग बलोच की सेहत ठीक नहीं है, इस हवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि उनको हिरासा किया जा रहा है, जेल में उनके ऊपर हालात मुश्किल हैं। अब मारंग बलोच साहिबा के हवाले से पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आवाज़ उठाई है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आवाज़ उठाई है, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी आवाज़ उठा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको रिहा किया जाए। तो पहला और बड़ा मुतालबा ये ख़वातीन को रिहा करवाना। तो क्या अख्तर मेंगल साहब अपनी ख़वातीन को रिहा करवा पाएंगे? ये ज़िम्मेदारी अख्तर मेंगल साहब ने उठाई है। और देखें, अख्तर मेंगल साहब से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो बलोच ख़वातीन को उनका हक़ दिलाने के लिए निकले कि हमारी बहनें, बेटियाँ और माएँ जो हैं वो अगर सड़क के ऊपर आती हैं और एहतजाज करती हैं और उनको सड़क पे आना पड़ता है, हालांकि उनकी रवायत नहीं है, और उनको अगर गिरफ्तार करती है रियासत, तो इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। तो वो अपनी बहनों, बेटियों और माओं के लिए निकला है, और अगर ये शख्स हार गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो इसके लिए जो है वो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं अख्तर मेंगल साहब के बारे में कि अख्तर मेंगल साहब के मुतालबात बहुत जायज़ हैं और उनके मुतालबात पे अमल दरामद होना चाहिए और ये ख़वातीन रिहा होनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वो इतनी ताकत इकट्ठी कर पाएंगे कि वो रियासत से ज़ोर ज़बरदस्ती से या अपने एहतजाज के ज़रिए से या अवामी ताकत के ज़रिए से एक ऐसा माहौल बनाएं कि ख़वातीन को रिहा करना पड़े, ख़ास तौर पे मारंग बलोच साहिबा को, सीमी दीन बलोच साहिबा को, बेबो बलोच साहिबा को और दीगर ख़वातीन को। तो बलोच ख़वातीन की गिरफ़्तारी बलोच मर्दों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आई और इस पर सबसे पहले बाहर निकलने का फ़ैसला अख्तर मेंगल साहब ने किया है और उनके बयानात भी साथ साथ आ रहे हैं, रुकावटें दूर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेटा जब वो पहुंचेंगे तब अगली सूरत पता चलेगी और हुकूमत उनको क्वेटा पहुंचने से रोकने के लिए क्या कुछ करती है,
ये भी अभी हमें देखना है। लेकिन मीडिया में मुकम्मल ब्लैकआउट है, हम कोशिश करेंगे तफसीलात आप तक पहुँचाएँ। सहाफ़ी वहीद मुराद साहब को रिहा कर दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। वहीद मुराद साहब को उनके घर से अगवा किया गया था, जबरी तौर पे लापता किया गया था। एक सहाफ़ी जिन्होंने इसकी कवरेज की, उनको वहाँ पे मारा गया, उन पे टॉर्चर किया गया, गन पॉइंट पे उनके फ़ोन छीन लिए गए, उनको ज़ख्मी भी कर दिया गया, उनको सड़क पे कान पकड़ा के ये कहा गया तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं, और उनको धमकाया गया। तो मुबैना तौर पर जो एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उन्होंने अगवा किया था वहीद मुराद साहब को और बाद में उन्हें हवाले कर दिया गया FIA के, और FIA ने उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जिसमें 2 चीज़ें शामिल थी। एक तो जो अहमद नूरानी वाली स्टोरी है उसको उन्होंने फैलाया था, और असल मामला भी यही था कि अहमद नूरानी वाली स्टोरी जो है ना वो बम शेल है। अहमद नूरानी वाली स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जिसपे आर्मी चीफ को डायरेक्टली हिट किया गया है, और आर्मी चीफ की फैमिली के बारे में हकायक बताए गए हैं कि इनकी बेटियों के पास जो पासपोर्ट हैं उस स्टोरी में दावा किया गया कि ये आउट ऑफ द वे जाके उनको मिले हैं। फिर दावा किया गया कि उनकी एक रिश्तेदार हैं हाजरा सुहेल साहिबा, उनको जो प्रमोशन और तरक्कियाँ मिलती हैं और जो पोजीशन जिस पे वो बैठी हैं उन्होंने असर रसूख को इस्तेमाल किया, ये कानून के मुताबिक ऐसा हो नहीं सकता। फिर उनके एक मामू हैं उनके बारे में, फिर मोहसिन नकवी के बारे में, तो ये बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो उस पूरी स्टोरी के अंदर लिखी हुई थी। वो एक बमशेल है और उसके बाद रद्द-ए-अमल आ रहा था और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। सोशल मीडिया वाकई में एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है इस हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जिन चीज़ों को ये रोकना चाहते हैं वो सोशल मीडिया पर होने की वजह से रुकती नहीं है। वहीद मुराद साहब आज़ाद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। हम सब की तरफ से उनको मुबारकबाद कि वो इस मुश्किल में गिरफ़्तार तो हुए, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से और पाकिस्तानियों ने बड़ा ज़ोर लगाया, बड़ी आवाज़ उठाई और उन्हें इंसाफ मिला और वो रिहा हो गए। लेकिन फ़रहान मलिक साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है उसके ऊपर जो फ़ैसला किया गया था वो मुस्तरद हो गया है। फ़रहान मलिक साहब एक बड़ा नाम है सहाफ़त का, उनके लिए लोग आवाज़ भी बहुत उठा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि फ़रहान मलिक साहब का जुर्म बहुत बड़ा है। वो नज़रियाती लिहाज से एक सिमत में खड़े हैं और वो ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो किया गलत किया और इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। अब इस मौक़िफ़ को लेने वाले किसी भी आदमी के लिए गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। जब तक आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे, तब तक वो नहीं छोड़ते। ये मामलात होते हैं, लेकिन अदालतों से आपको इंसाफ मिल भी जाता है। तो फ़रहान मलिक साहब की जो लीगल टीम है उन्हें पूरा जोर लगाना चाहिए, हर फोरम पे जाना चाहिए, अपर कोर्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके अपील करें। अगर रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है तो अपर कोर्ट के अंदर जाएं, ये मज़ायका खेज़ मुकदमात हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उनके ऊपर आप फ्रॉड का मुकदमा बना दें? वो इतने बादशाह इंसान हैं, ऐसे ज़बरदस्त इंसान हैं, उनके ऊपर आपने उठा के मुकदमा कौन सा बना दिया कि जनाब ये जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं और ये कोई उन्होंने कॉल सेंटर बना के वहाँ पे फ्रॉड किया है। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत गिरी हुई हरकत है। तो फ़रहान मलिक साहब को भी हमारी दुआ है और कोशिश है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि वो भी आज़ाद हो जाएं जल्द अज जल्द। इमरान खान साहब के हवाले से अदालत ने एक हुक्म भी जारी किया और साथ में दरख्वास्त को मंजूर भी किया है। जज अमजद अली शाह साहब है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, वहाँ पे खान साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब इमरान खान साहब को ना तो किताबें फराहम की जा रही हैं और ना उनके बच्चों से उनकी बात करवाई जा रही। तो जज साहब ने कहा जी इमरान खान साहब को किताबें भी फराहम की जाएँ, परेशान ना किया जाए और बच्चों से बात भी करवाई जाए। अब ये केस वहाँ पे चलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हाई कोर्ट के 3 जजेस का जो लार्जर बेंच है वो इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दिला सका, उनकी मुलाकातें नहीं खुलवा सका। लार्जर बेंच के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा पूरा जोर लगाने के बावजूद। तो जब लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक जज फैसला दें, उस पर अमल दरामद हो जाए? जेल में होगा तो वही जो वो चाहते हैं, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। और जो वहाँ पे इमरान खान साहब तो बार बार कहते हैं, कल ये बात उमर अयूब साहब ने भी की, ये बात जो है वो सब लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे पाक फ़ौज के कर्नल साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है और वो जो कर्नल साहब हैं वो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होने देते और वो अदालत के फ़ैसलों को जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। ये दावा किया जाता है। मिसाल के तौर पे हामिद रज़ा साहब का स्टेटमेंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के जजेस की जितनी बेइज्जती आज एक मुलाजिम के हाथों हुई है, उम्मीद है वो ये ज़िल्लत महसूस करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले को आज बीच चौराहे रुसवा किया गया है। ये जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब का स्टेटमेंट है रिगार्डिंग जो कुछ भी हाई कोर्ट के फैसले के साथ हुआ। तो अब इंसदाद दहशतगर्दी का जो जज है उनका फैसला तो नहीं मानी रखता, मानी तो ये बात रखती है इमरान खान अगर डील कर रहा हो तो बच्चों से तो बात करवाए ना, डील कर रहा हो तो उसको किताबें तो देना।
इमरान खान साहब अगर अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा कर रहे हो तो उनको जेल में तो फैसिलिटेट करें, बाहर आना तो दूर की बात है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा नहीं कर रहे, तो जिस चीज़ की भी इमरान खान साहब को सहूलत दी जा सकती है, यानी एक ऐसा आदमी जो पढ़ने लिखने वाला आदमी हो, जिसका इंटेलेक्ट लेवल जो है वो ये मौजूदा सियासतदानों से बेहतर हो, तो उसके लिए तो किताब एक लग्जरी है ना। उसको आप किताब देंगे कैद में तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। सैकड़ों किताबें उनकी फैमिली के मुताबिक वो पढ़ चुके हैं जो उनको अवेलेबल हुई, लेकिन अब उनकी किताबें रोक दी गई हैं। और इमरान खान साहब को तो एक दिन में कम से कम एक किताब चाहिए होती है पढ़ने के लिए, या 2 दिन में वो ख़त्म कर लेते होंगे किताब। वो पढ़ने की रफ्तार भी उनकी अच्छी है, लिहाजा किताबें भी नहीं दी जा रही और बच्चों से बात भी नहीं करवाई जा रही। अदालत का ऑर्डर है, देखते हैं अब होता क्या है। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने एक एतराज़ किया है और वो एतराज़ उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर किया है। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर हर्जा सराई कर रहे हैं, यानी वो फजल रहमान साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया कि फजल रहमान साहब का मजाक ना उड़ाया जाए, पार्टी उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स ना दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब की इतनी बात मानता है कि फजल रहमान साहब ने 19-20 अगर की भी है कई दफ़ा, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया ने और आम पाकिस्तानियों ने फजल रहमान साहब के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वक्तन फ़वक्तन फजल रहमान साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने नाम लिए बगैर फजल रहमान साहब के बारे में कहा कि इंसान से ताकतवर चीज़ है उसकी मौत, मौत से ताकतवर चीज़ है सदका। हमारे कुछ मौलवी ऐसे भी हैं जो सदक़े को भी खा जाते हैं। अब ये तौहीन अमेज़ रिमार्क्स हैं और ये गैर ज़रूरी थे, इनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि फजल रहमान साहब उनके साथ आकर इकट्ठे हों और ये एक तहरीक बने और ये हुकूमत को बहाकर तहरीक ले जाए। फवाद चौधरी साहब भी बार बार कहते हैं बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि इस वक्त इस इत्तेहाद के अंदर फजल रहमान को शामिल करना ज़रूरी है। और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि फजल रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, फार्मूला बनाया जा रहा है कि एक सदर बन जाएगा, एक चेयरमैन बन जाएगा तहरीक का, और फजल रहमान साहब के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं और वहाँ से उनके मुतालबात भी हैं। यही मुतालबा है उनका कि जनाब अगला इलेक्शन आ जाएगा तो हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, कम से कम हमारे मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े ना करें। अब मसला ये है कि जो गंडापुर फैमिली है और फजल रहमान फैमिली है, ये आमने सामने आते हैं और इस दफ़ा दोनों सीटें जो हैं वो गंडापुर फैमिली ने जीत ली। अली अमीन गंडापुर ने एक सीट जीत ली, फजल रहमान साहब फारग हैं और वो उनकी वाली सीट है फजल रहमान साहब वाली। दूसरी सीट फैसल अमीन ने जीत ली जहाँ पे फजल रहमान साहब के बेटे आते हैं। अब अगर सीट एडजस्टमेंट होगी तो इन दोनों में से एक सीट देनी पड़ेगी, तो एक सीट देना इतना आसान नहीं है। जो अपनी इलाकाई सियासत होती है उसका एक वजूद होता है। दैट्स वाई जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब बार बार फजल रहमान साहब को टारगेट करते हैं इमरान खान साहब के मना करने के बावजूद। लेकिन अब जो फजल रहमान साहब की जमात है वो भी एतराज़ कर रही है कि इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद अली अमीन फजल रहमान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं और इस अमल से हुकूमत और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा, ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने कहा है। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबा चौफ हैं, PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है, ये उन्होंने कहा। अब ये उनका स्टेटमेंट है। नादरीन, एक स्टेटमेंट जो है वो नजम सेठी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। नजम सेठी साहब ने ये दावा क्यों किया? दावा उनका ये है कि आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल पास नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर आर्मी का लीडर है और आसिम मुनीर अमेरिका के मफादात के लिए अहम है और अमेरिका आसिम मुनीर के साथ काम कर सकता है। नजम सेठी साहब ने कहा, देखें अमेरिका के लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है, हर आर्मी चीफ ही उनके लिए काम करता है। पाकिस्तान में कौन सा आर्मी चीफ है जिसने अमेरिका की बात नहीं मानी? जनरल बाजवा भी मानते थे, राहिल शरीफ भी मानते थे, जनरल कियानी भी मानते थे। जनरल मुशर्रफ तो ऐसे लेटे कि उन्होंने पूरी की पूरी जंग ही अपने खाते डाल ली, आज तक हम उसका खुमियादा भुगत रहे हैं। तो कौन सा आर्मी चीफ है? आसिम मुनीर साहब नहीं होंगे, कोई और आर्मी चीफ होगा, वो भी अमेरिका की बात मान लेगा। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नजम सेठी साहब को इतनी बात समझ नहीं आ रही कि अमेरिका को इस बात का पता है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो अमेरिका की बात मान लेगा। पॉलिटिकल लोग ना कर सकते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अमेरिका को ना नहीं करती। तो आसिम मुनीर साहब फ़ायदा दे सकते हैं तो आने वाला आर्मी चीफ भी दे सकता है, वो तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। अमेरिका को इस खट्टारिया खौफ नहीं है। अब मामला यह है कि जो बिल पेश किया गया है वहाँ पे क्या वोट पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये है बड़ा सवाल। अब 180 दिनों में वोटिंग होनी है, जिनमें से चंद दिन तो निकल गए हैं।
ये 6 महीने के अंदर अंदर वोटिंग होनी होती है। अब इस वोटिंग का नतीजा क्या आता है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये वोटिंग आसिम मुनीर साहब के हक में आ जाएगी कि नहीं जी नहीं, इनके ऊपर लगने वाले इल्जाम सारी चीज़ें गलत हैं, आसिम मुनीर साहब इज़ गुड मैन, लिहाजा इनके खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहे, और जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनकी अक्सरियत दूसरी तरफ चली जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इंसानी हकूक के मामलात में या दीगर मामलात में इस बिल के हक में वोट दे दें। तो अगर हक में वोट देते हैं तो याद रखिएगा, तो फिर तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी आसिम मुनीर साहब के लिए भी। और अगर अमेरिकन हुकूमत चाहेगी भी सपोर्ट करना, उस वक्त आसिम मुनीर साहब को तो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हकायक है, इसके ऊपर नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं तो हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की यही है कि ये मामला ठंडा हो जाए, और इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बार बार रब्ता करके कुछ टाइम मांगा जा रहा है कि हमें कुछ टाइम और लेकर दे दें, ये मामला यहाँ पर रोक लें, कुछ करें ऐसा कि हमें टाइम मिल जाए, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ों को ठीक किया जा रहा है वो तो नज़र ही आ रहा है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये शुरू हो जाएगा ईद के बाद। ईद के बाद जहाँ पे सड़कें गर्म होंगी, जहाँ पे हर तरफ एहतजाज होगा, जहाँ पे हर तरफ रोला पड़ेगा, वहीं पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी ईद के बाद शुरू हो जाएगा। और ये क्रैकडाउन हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पाकिस्तान का जो मीडिया है, रवायती मीडिया या जो सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया के लोग काम करते हैं, सहाफ़ी, वो सारे इसके नरगे में आएंगे और एक बड़ा ऑपरेशन होगा। वज़ीर आज़म ने एक अहम इजलास बुलाया, ये खबर बड़ी मज़े की है। देखें आप, ये इजलास वज़ीर आज़म बुला रहे हैं, IMF से जैसे ही पैसे मिले ना, ये अपने काम पे लग गए। IMF से पैसे मिले, अपने काम पे लग गए। वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास, जो तस्वीर जारी की गई है siyaasat.pk पे, उसमें इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं। तो वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास, कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएँ जिससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला होगा। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम्मात का मुंह तोड़ जवाब देने पर जोर। देखें, आज भी इनका सारा फोकस कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। आज भी सारा फोकस कहाँ पे है? मीडिया के ऊपर। और भाई, मीडिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया, सोशल मीडिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तानियों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब आप ये तासुर कायम नहीं कर सकते कि आप मकबूल हैं, ये तासुर कायम नहीं कर सकते कि लोग आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे ये देखें ना, अब ड्रामे बनाए जाएंगे, मुल्क ऐसे चलना है। वज़ीर आज़म बैठा है, आर्मी चीफ बैठा है, और जो बयान जारी हो रहा है siyaasat.pk के मुताबिक, उसमें बात किस पे हो रही है कि फिल्म और ड्रामे बनाए जाएंगे। हद नहीं होगी वैसे कि ये इन लोगों के करने की डिस्कशन है, यानी ये डिस्कशन करने वाली है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहीं पे बैठ जाता DG ISPR के साथ या किसी और के साथ, चलो मान लेते कि भाई ये काम हो रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म बैठे और वहाँ से ये चीज़ बाहर आ जाए कि ये फिल्में और ड्रामे बनाने। तो मुल्क फिल्मों और ड्रामों के साथ नहीं चलेगा। जैसे ही IMF से पैसा मिला, वैसे ही उसको खर्च करने का बंदोबस्त भी कर लिया कि जनाब हम फिल्में बनाएंगे, अब ड्रामे बनाएंगे। और एक्चुअल एक फैसला जो है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। मारंग बलोच साहिबा के खिलाफ एक नया बयानिया बनाया गया, कुछ सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया कि वो भी इराक़ी एजेंट है। आपको याद होगा, इससे पहले यही बयानिया जो है वो रऊफ़ हसन साहब के खिलाफ भी बनाया गया था और उन्हें भी यही कहा गया था कि वो भी इराक़ के एजेंट हैं। बाद में ये बयानिया कहाँ गया, आज तक हमें समझ नहीं आई। जो भी पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली इराक़ का एजेंट हो जाता है। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के साथ नहीं खड़ा होता, वो इराक़ का एजेंट हो जाता है। चाहे वो पाकिस्तान से कितना भी प्यार करता हो, वो जान भी दे दे। अरशद शरीफ शहीद के ऊपर भी यही इल्ज़ामात ये लगाते थे कि ये बैरूनी ताकतों के एजेंट बन गए हैं। वो शहीद हो गया तो उसके बाद इन्होंने ये घटिया बातें करना बंद कर दी और अब दोबारा से ये हल्की हल्की सरगोशियां शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ करना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है जी, PTI एहतजाज करना चाहती है तो ज़रूर करे, किसी के हकूक़ पर ज़रब आ रही है तो एहतजाज करना उसका बुनियादी हक है। अब आप सोच रहे होंगे ख्वाजा साहब को क्या हो गया, अचानक से इनका ईमान कैसे ताज़ा हो गया। तो मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली, बस इसके बारे में मैं इतना कहूँगा। बल्कि 900 नहीं, कोई 9 लाख चूहे खा के ये बिल्ली हज पे जा रही है। जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने की है और एहतजाज का जो आईनी और कानूनी हक इन्होंने छीना है, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और अब कह रहे हैं किसी के हकूक़ पर ज़रब आ रही है तो एहतजाज करना उसका बुनियादी हक है। ये बुनियादी हक जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को गुज़िश्ता 3 साल से नहीं दिया गया। अगर वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं तो खोलें सड़कें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने दें इस्लामाबाद में,
उन्हें मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने दें, लेकिन ये तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे जब तक कि इन्हें यकीन नहीं हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ की कमर टूट गई है और अब लोग उनके लिए बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक लोगों को उनसे उम्मीद है और जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डटे हुए हैं, अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं, तब तक तो लोग इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। जितना मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ, पाकिस्तानी इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, एक और खबर है, जाफर एक्सप्रेस 17 दिन के बाद रवाना हुई है, तो ये दहशतगर्दों के लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि हमारी ट्रेन चलती रहेगी। गो के बहुत टाइम लग गया, 17 दिन लग गए, लेकिन बड़ी हाई सिक्योरिटी के अंदर वही ट्रेन कोयटा से पेशावर पहुंची है। इसको अमन ट्रेन का नाम देना चाहिए और ये ट्रेन बार बार चलानी चाहिए, इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि मुल्क के दुश्मनों को ये पैगाम जाए कि हम हार नहीं मानते, हम पीछे नहीं हटते। हर लड़ाई के अंदर जब भी कोई लड़ाई बंदूक से लड़ी जाएगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हाँ, बयानिए के अंदर जो लोग बात करते हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, या जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बात ज़रूर होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ रोकते हैं, अगले वीलॉग में फिर बात करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।